हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज हमारा 75 डे हार्ड चैलेंज का 17th डे है एंड आज के लेक्चर में हम लोग आना करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर के अंदर जो पावर वाला टॉपिक है उससे रिलेटेड जितने भी पीवाईक्यूज है, इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा जो कि जेईई मेन के अंदर पूछे गए हैं। तो बेसिकली ये वाला जो टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, जहां पे रेजिस्टेंस से एक करंट पास करती है तो उसके अंदर है ना हीट प्रोड्यूस होती है, तो उस टाइप की क्वेश्चन हाँ यहाँ पे हम लोग सोल्व करने वाले हैं। एंड सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, तो ध्यान से समझते रहना। बीच बीच में अगर कोई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आएगी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा, तो आप लोग ना एक नोटबुक लेके बैठिए जहां पे आप लोग क्वेश्चन को लिखना है आपको एंड प्रैक्टिस करना है। एंड बीच में कोई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आए तो उसको भी आप लोगों को नोट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 1 है जो कि 25 के अंदर पूछा गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग आराम से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसके बाद में उसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, देयर आर एन नंबर ऑफ आइडेंटिकल इलेक्ट्रिकल बल्ब्स, ईच इज डिजाइन टू ड्रॉन ए पावर पी इंडिपेंडेंटली फ्रॉम द मेन सप्लाई वी। ओके, तो हमारे पास में है ना एक बल्ब है, ठीक है, एन नंबर ऑफ बल्ब्स हैं हमारे पास में, एंड हर एक बल्ब जो है वो वी वोल्ट की बैटरी से कितना पावर ले रहा है, पी पावर ले रहा है। तो क्या हम लोग यहाँ पे देखो, आप लोगों को ये फॉर्मूला पता होगा, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर या फिर आई स्क्वायर आर, ये फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए पर सेकेंड। ओके, तो यहाँ पे अगर हमारे पास में एक बल्ब है, ये पावर है, अगर हमारे पास में एक बल्ब है तो उस वो पावर ले रहा है वी वोल्ट की बैटरी से, तो क्या हम लोग उसका रेजिस्टेंस लिख सकते हैं वी स्क्वायर बाई पी, ये उसका रेजिस्टेंस आ जाएगा। रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, एक बल्ब का रेजिस्टेंस वी स्क्वायर बाई पी आ जाएगा हमारे पास में। अब क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है, नाउ दे आर जॉइंड इन सीरीज अक्रॉस द मेन सप्लाई, द टोटल पावर ड्रॉन बाई द कॉम्बिनेशन इज। तो बल्ब जो है ना उसका रेजिस्टेंस इतना है, जैसे मान लो कि ये वाला रेजिस्टेंस जो है, ये रेजिस्टेंस एक बल्ब को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आर, एक बल्ब को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर हम लोग यहाँ पे एन रेजिस्टेंस इस तरीके से, एन रेजिस्टेंस हम लोग यहाँ पे सीरीज में कनेक्ट करके एंड हम लोग वी वोल्ट की बैटरी से यहाँ पे कनेक्ट कर दें, ये आर है, ये आर है, एंड एन टाइम्स यहाँ पे एन टाइम्स कितने हैं, आर है। तो ये सारे के सारे सीरीज में कनेक्टेड है एंड रेजिस्टेंस जब सीरीज में होता है तो सर्किट का आर इक्विवेलेंट होता है ना, वो एन टाइम्स आर होता है। कितना होता है, एन टाइम्स आर। तो इस सर्किट से जाने वाली करंट हम लोग निकाल सकते हैं, इस सर्किट से जाने वाली करंट कितनी हो जाएगी, आई। कितनी हो जाएगी, आई करंट हो जाएगी। तो इसका मतलब यहां पे क्या मैं बोल सकता हूं, आई इज इक्वल टू वी बाई एन आर, आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वी बाई एन आर। एंड पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पे पावर इज इक्वल टू हो जाएगा आई स्क्वायर इंटू आर इक्विवेलेंट। तो पावर इज, ये न्यू पावर है ना, इसको पी डेस बोल देता हूं। आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू आर इक्विवेलेंट कितना है, एन इंटू आर। तो ये एन इंटू आर यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा एंड यहाँ पे पी डेस इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई एन आर आ जाएगा। अब देखो वी स्क्वायर बाई आर ये किसकी वैल्यू है, वी स्क्वायर बाई आर हमारे पास में यहाँ पे ये पी की वैल्यू है ना, ये आर, देखो वी स्क्वायर बाई आर पी की वैल्यू है, तो हमारे पास में आंसर क्या आ जाएगा, पी बाई एन, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलो अब इसके बाद में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या दिया है, वाटर बॉइल्स इन एन इलेक्ट्रिक केटल इन 20 मिनट आफ्टर बीइंग स्विच्ड ऑन। ओके, तो हमारे पास में एक इलेक्ट्रिक केटल है एंड उसमें हम लोग वाटर को बॉईल कर रहे हैं। अब सवाल ये आता है कि वाटर को बॉईल करने के लिए हमें हीट चाहिए, हीट देनी पड़ेगी। एंड हीट कहां से आएगी, इलेक्ट्रिकल केटल के अंदर है ना रेजिस्टेंस लगा होता है। तो जब हम लोग ऐसे समझो, हमारे पास में, ध्यान से समझना, यहाँ पे ये इलेक्ट्रिकल केटल है एंड ऐसे समझो कि यहाँ पे इसके अंदर है ना ऐसे रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है कुछ इस तरीके से, जो कि वी वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है। ये आर रेजिस्टेंस हम लोग कंसिडर कर लेते हैं। तो यहां से अगर हम लोग बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो इसमें से करंट फ्लो करेगी, एंड अगर इसमें से करंट फ्लो करेगी तो यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होगी, एंड वो हीट कितनी होगी, आई स्क्वायर आर टी, ये हमारी हीट हो जाएगी। टाइम की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है, ये हमने मान लिया, या तो ये लिख सकते हो या फिर H इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर टी हम लोग लिख सकते हैं। दिस इज द हीट प्रोड्यूस्ड बाई दिस रेजिस्टेंस इन टी टाइम। मेरी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब बोल रहा है कि यहाँ पे ऐसे मान लो पानी भरा हुआ है एंड ये है ना, ये टाइम की वैल्यू यहाँ पे कितना है, 20 मिनट। तो जब रेजिस्टेंस की वैल्यू आर है तब टाइम कितना लग रहा है, 20 मिनट यहाँ पे लग रहा है। तो क्या रेजिस्टेंस को हम लोग लिख सकते हैं, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, ये लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया, ध्यान से देखना। क्वेश्चन, यूजिंग द सेम मेन सप्लाई, मतलब वोल्टेज को हमें यहाँ पे कांस्टेंट रखना है। द लेंथ ऑफ द एलिमेंट शुड बी इंक्रीज और डिक्रीज टू हाउ मेनी टाइम्स ऑफ इट्स इनिशियल लेंथ इफ वाटर इज टू बी बॉइल्ड इन 15 मिनट। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि ये जो रेजिस्टेंस है, यहाँ पे जो भी मटेरियल हम लोग यूज कर रहे हैं, इसकी लेंथ कितनी बढ़ा दी या घटा दी ताकि अब वाटर जो है ना वो बॉयल हो जाए 15 मिनट के अंदर। तो वाटर को बॉयल करने के लिए हमें एक सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट चाहिए एंड वो हीट ये है,
मेरी बात समझ में आ गई? अब समझो हमारे पास में इसको हम लोग है ना केस 1 बोल देंगे। अब हम लोग लिख देंगे यहाँ पे केस 2। केस 2 के अंदर मैं क्या लिख सकता हूं, ध्यान से देखना। ये मेरे पास में एक दूसरी केटल है जहां पे मेरे पास में रेजिस्टेंस हो गया आर डेस। कितना रेजिस्टेंस हो गया? आर डेस। इसको मैंने सेम बैटरी के साथ कनेक्ट कर रखा है, वी वोल्ट की बैटरी के साथ में। एंड यहाँ पे करंट फ्लो कर रही है, आई डेस करंट फ्लो कर रही है। एंड आर डेस की वैल्यू मान लेते हैं रो एल डेस बाई ए। यहाँ पे केवल लेंथ को आना चेंज कर रहा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया वही है अभी की अब। ओके, अब ध्यान से देखो यहाँ पे हीट कितना प्रोड्यूस होगी? एच डेस इज इक्वल टू वी स्क्वायर, वी सेम है, वी स्क्वायर बाई आर डेस इंटू टी डेस। एंड टी डेस की वैल्यू यहाँ पे क्वेश्चन में कितनी है? 15। तो अब वाटर को बॉईल करना है तो जितनी हीट ये है उतनी ही हीट ये होनी चाहिए, तो हम इन दोनों को इक्वेट कर देंगे। एंड यहाँ पे आर एंड आर डेस की वैल्यू पुट कर देंगे। तो अगर मैं यहाँ पे इक्वेट करूंगा तो ध्यान से देखना मेरे पास में क्या आएगा? वी स्क्वायर एच इज इक्वल टू एच डेस वी स्क्वायर बाई आर, टी इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर डेस टी डेस। इससे ये कैंसिल हो जाएगा। टी की वैल्यू यहाँ पे 20 डिवाइडेड बाई रो एल बाई ए इज इक्वल टू टी डेस 15 डिवाइडेड बाई यहाँ पे रो एल डेस बाई ए हमारे पास में आ जाएगा। तो रो ये वाला कैंसिल हो जाएगा। तो एल डेस इज इक्वल टू हमारे पास में ये एल डेस यहाँ पे आ जाएगा, तो हमारे पास में आ जाएगा 15 बाई 20 एल एंड दैट इज इक्वल टू 3 बाई 4 एल एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पे ये डिक्रीज हो जाएगा ना, लेंथ यहाँ पे डिक्रीज, फाइनल लेंथ इनिशियल लेंथ से कम आ रही है, 3 बाई 4 एल आ रही है, तो लेंथ डिक्रीज हो जाएगी एंड कितना टाइम्स? 3 बाई 4 टाइम्स हो जाएगी। ओके, चलो अब क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे हम लोग दो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ए एंड बी। ये 24 में पूछा गया है, ये वाला 23 के अंदर पूछा गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन को समझते हैं पहले। एन इलेक्ट्रिक बल्ब रेटेड 50 वॉट एंड 200 वोल्ट ओके इज कनेक्टेड अक्रॉस ए 100 वोल्ट सप्लाई, व्हाट इज द पावर डिसिपेशन ऑफ बल्ब? देखो सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जैसे मान लो हमारे पास में आना एक इलेक्ट्रिकल बल्ब है। ओके, एक बल्ब है कुछ इस तरीके से, ये है बल्ब। अगर इसके ऊपर ऐसा रखा हुआ है तो 50 वॉट एंड यहाँ पे 200 वोल्ट। इसका मतलब ये है कि अगर इस बल्ब को हम लोग जलाएं 200 वोल्ट के ऊपर, तो यहां से जो पावर हमें मिलेगी वो 50 वोल्ट की पावर 50 वोट की पावर मिलेगी। मेरी बात समझ में आ गई? तो एक काम करते हैं, बल्ब जो होता है वो किसी ना किसी ऐसे मान लो मटेरियल का बना होता है, तो उसका रेजिस्टेंस होता है, तो इसका रेजिस्टेंस हमने कितना मान लिया? आर इसका रेजिस्टेंस मान लिया। तो अब हमें पता है कि पावर इज इक्वल टू या तो आई स्क्वायर आर होता है या फिर वी स्क्वायर बाई आर होता है। तो यहां पे ये वाला फॉर्मूला यूज करके P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर हम लोग इस बल्ब का रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। तो इसका रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा? यहाँ पे P इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई पी एंड V की वैल्यू यहाँ पे कितनी दे रखी है? 200 इंटू 200 डिवाइडेड बाई यहाँ पे कितना आ जाएगा? 50। तो ये इससे 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो R की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 800 ओम। तो 800 इस बल्ब का 800 ओम इस बल्ब का क्या है? रेजिस्टेंस है। अब पूछा है कि अगर मैं इस बल्ब को कनेक्ट कर दूं 100 वोल्ट की बैटरी से तो ये कितनी पावर जनरेट करेगा? तो पावर देखो P इज इक्वल टू ये पावर जो है ना, ये मैक्सिमम पावर है। ये कितनी है? मैक्सिमम पावर है। अगर हम इस बल्ब को कनेक्ट कर दें 100 वोल्ट की बैटरी से तो पावर जो कंज्यूम है, पावर कंज्यूम जो आएगा वो कितना आ जाएगा? वी स्क्वायर बाई आर। अब इस V में हमें 200 नहीं रखना है, इस 200 को यूज करके हम लोग इस बल्ब का रेजिस्टेंस निकालेंगे एंड वो रेजिस्टेंस हम लोग यूज करेंगे इस वाले में जहां पे हम इसके अक्रॉस अब वोल्टेज कितनी है? 100 है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? पीसी इज इक्वल टू 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 800, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो पीसी इज इक्वल टू आ जाएगा 100 बाई 8, पीसी इज इक्वल टू 25 बाई 2 that is 12.5 watt and this is the final answer of this problem. This is the power consumed by this bulb. Okay, आपको समझ में आया होगा। अब हम आ जाते हैं इसके बी पार्ट में जहां पे हमें क्या बोला है? टू आइडेंटिकल हीटर फिलामेंट्स आर कनेक्टेड फर्स्ट इन पैरेलल एंड देन इन सीरीज at the same applied voltage, the ratio of heat produced in the same time for parallel to the series will be. So like हमारे पास में दो हीटर फिलामेंट है, तो हीटर फिलामेंट का ऑब्वियसली कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, दोनों आइडेंटिकल है। तो हमारे पास में ऐसे कंसीडर कर लेते हैं कि एक रेजिस्टेंस हीटर फिलामेंट का रेजिस्टेंस R मान लेते हैं। एक बार में हमने उनको पहले पैरेलल में कनेक्ट किया। ओके, तो ये तो सीरीज हो गया ना। पहले हम लोग आना एक काम करते हैं, पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं कुछ इस तरीके से एंड इसको V वोल्ट की बैटरी से हमने कनेक्ट कर दिया। V वोल्ट, ये भी R है यहाँ पे। तो अब देखो इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? इन दोनों का इक्विवेलेंट हो जाएगा R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R बाई 2। आपको पता होगा कि जब सेम रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं तो इक्विवेलेंट जो आता है वो R बाई N आता है एंड N यहाँ पे नंबर ऑफ रेजिस्टेंस जो कि यहाँ पे 2 है। तो यहाँ पे R इक्विवेलेंट आ गया। तो पावर कितना आ जाएगा यहाँ पे? इसको पावर 1 बोल देता हूं मैं।
ओके, पावर 1 कितना आ जाएगा, v स्क्वायर बाई आर इक्विवेलेंट। तो पावर 1 इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई आर बाई 2, तो ये आ जाएगा 2v स्क्वायर बाई आर। दिस इज द पावर कंज्यूम्ड व्हेन वी आर कनेक्टिंग बोथ द फिलामेंट्स इन पैरेलल। नाउ वी आर कनेक्टिंग बोथ द फिलामेंट्स इन सीरीज, तो ये हमारे पास में ये R है एंड ये भी हमारे पास में क्या है, R। इसको कनेक्ट कर दिया मैंने एक बैटरी से कुछ इस तरीके से, यहाँ पे V वोल्ट की बैटरी है। अब देखो जब ये फिलामेंट्स यहाँ पे सीरीज में होंगे तो इनका R इक्विवेलेंट जो आ जाएगा कितना आ जाएगा, 2R आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा पावर 2 कितना आ जाएगा, v स्क्वायर बाई 2R। तो ये आ जाएगा v स्क्वायर बाई 2R आ जाएगा, ये P2 आ जाएगा। एंड वी हैव टू फाइंड द P1 बाई P2 रेशियो। तो कितना आ जाएगा, 2v स्क्वायर बाई आर डिवाइडेड बाई v स्क्वायर बाई 2R। v स्क्वायर R कैंसिल हो जाएगा, तो P1 बाई P2 इज इक्वल टू आ जाएगा 2 इंटू 2 दैट इज 4:1। एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। इस वाले क्वेश्चन में हम लोग यहाँ पे करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में जो पावर की कॉन्सेप्ट है ना वो यूज करेंगे, एंड कैलोरीमेट्री में जब जो हम लोग पढ़ते हैं आइस वाटर वाली प्रॉब्लम, वो वाली कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे। एंड ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये वाला, आप लोगों को करने में आना बहुत मजा आएगा, प्लस आप लोगों को बहुत सारी कॉन्सेप्ट यहाँ पे सीखने को मिलेगी। तो आप लोग ध्यान से देखना कि इस क्वेश्चन को बहुत ही इजीली हम लोग किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूंगा, तो आप लोग लास्ट तक देखते रहना। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पे क्या दिया गया है, ड्यू टू कोल्ड वेदर ए 1 मीटर वाटर पाइप ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज फिल्ड विथ आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे पहले तो आना एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पे बनाते हैं डायग्राम। ओके, ये हमारे पास में एक पाइप है, वाटर पाइप, एंड इस वाटर पाइप की लेंथ है ना क्वेश्चन के अंदर देखिए L इज इक्वल टू 1 मीटर। ओके, एंड इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया हमें दे रखा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसको A इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ पे 1 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर वी कैन राइट। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर यहाँ पे आइस है, इसके अंदर यहाँ पे क्या है, आइस। ध्यान से समझना, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसके अंदर है आइस। ओके, ये क्वेश्चन बहुत आसान भी नहीं है। अगर आपको कैलोरीमेट्री से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी में पावर वाली कॉन्सेप्ट क्लियर है, तभी आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। मेरी बात समझ में आ गई। एंड जेईई में 21 के अंदर ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखो यहाँ पे आइस है, आइस का टेम्परेचर कितना है भाई, आइस का टेम्परेचर यहाँ पे -10 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है, रेजिस्टिव हीटिंग इज यूज्ड टू मेल्ट द आइस, हमें इस आइस को मेल्ट करना है, एंड रेजिस्टिव हीटिंग यहाँ पे यूज करी गई है। करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज पास्ड थ्रू ए 4 किलो ओम रेजिस्टेंस। तो बेसिकली यहाँ पे बोला है कि इसके अंदर आना हमें इस आइस को पिघलाना है, तो यहाँ पे आना एक रेजिस्टेंस हमने कुछ इस तरीके से लगाया, ये एक रेजिस्टेंस है जिससे करंट कितनी फ्लो कर रही है, आई करंट फ्लो कर रही है। अब देखो यहाँ पे कोई ना कोई बैटरी लगी होगी, 20 वोल्ट की बैटरी लगी होगी, तो आर की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर दिया गया है, आर यहाँ पे 4 किलो ओम है, एंड करंट जो फ्लो कर रही है वो 1/2 एम्पियर यहाँ पे करंट फ्लो कर रही है। सॉरी, करंट यहाँ पे 0.5 एम्पियर, उसको मैंने क्या लिखा है, 1/2 एम्पियर करंट फ्लो कर रही है। 4 किलो ओम ये जो रेजिस्टेंस है ना, इसकी वैल्यू है। एज्यूमिंग दैट ऑल द हीट प्रोड्यूस्ड इज यूज्ड फॉर मेल्टिंग, मतलब यहाँ पे कोई भी हीट लॉस नहीं हो रहा है, मतलब ये जो रेजिस्टेंस जितनी भी हीट प्रोड्यूस करेगा दैट हीट विल बी अब्सॉर्ब्ड बाय द आइस। मेरी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, व्हाट इज द मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड, हमें यहाँ पे इस पूरी आइस को मेल्ट करने के लिए, मतलब हमें इसको 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर में कन्वर्ट करने के लिए कितना हीट रिक्वायर्ड होगा, वो हमें कितना टाइम लगेगा उसको पिघलाने में। मेरी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, सबसे पहले ना एक सिंपल कैलोरीमेट्री की कॉन्सेप्ट आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूं। जैसे मान लो यहाँ पे मेरे पास में आइस है, ये आइस है ना -10 डिग्री सेल्सियस पे है, इसका एम मास है, -10 डिग्री सेल्सियस पे है, हमें इसको कन्वर्ट करना है 0 डिग्री सेल्सियस वाटर में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले तो हम लोग डायरेक्ट नहीं वाटर में कन्वर्ट कर सकते, सबसे पहले इस आइस को हमें लेके जाना पड़ेगा आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। हमें क्या करना पड़ेगा, इस आइस को हमें लेके जाना पड़ेगा आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, एंड फिर उसके बाद में इस आइस को कन्वर्ट करना पड़ेगा वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। मेरी बात समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पे कोई टेम्परेचर डिफरेंस नहीं है, अगर यहाँ पे कोई टेम्परेचर डिफरेंस नहीं है और हम हीट दे रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे हम लोग लेटेंट हीट वाले कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। जब टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होता है ना, तब जो हीट प्रोवाइड करते हैं वो लेटेंट हीट की फॉर्म में अब्सॉर्ब की जाती है, जो भी सब्सटेंस होता है उसके द्वारा। एंड यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी हीट देंगे वो सब्सटेंस अब्सॉर्ब करेगा। मेरी बात समझ में आ गई। लेकिन यहाँ पे लेटेंट हीट वाली कॉन्सेप्ट हम लोग यूज नहीं करेंगे। तो हम लोग बेसिकली यहाँ पे हमें हीट यहाँ पे देनी है Q1 हीट, हमें यहाँ पे देनी है Q2 हीट। तो Q1 टोटल हीट कितना हो जाएगा, Q1 प्लस Q2, मतलब हमें इस आइस जो कि
10 डिग्री सेल्सियस पे है, इसको 0 डिग्री सेल्सियस वाटर पे लाने के लिए हमें 2 बार हीट देनी पड़ेगी, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक। मेरी बात समझ में आ गई? अब सवाल ये आता है कि ये जो पानी है ना, इसका मास कितना है? देखो पानी का मास हम लोग निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, ध्यान से देखना। ये पाइप है, इसके अंदर जो आइस है उसी को तो हमें पिघलाना है, तो आइस की डेंसिटी मतलब जो वाटर की डेंसिटी है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लेकिन हम लोग वाटर की डेंसिटी यहाँ पे यूज करेंगे। यहाँ पे ध्यान से देखना, क्या मैं लिख सकता हूँ मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, एंड वॉल्यूम यहाँ पे लेंथ दिया गया है, एरिया दिया गया है, तो मास इज इक्वल टू 10⁻³ इंटू वॉल्यूम हम लोग क्या लिखेंगे 1 इंटू 10⁻⁻⁴। तो यहाँ पे मास इज इक्वल टू 1/10 kg, दिस इज द वैल्यू ऑफ मास, ये हमारी मास की वैल्यू आ जाएगी। अब ध्यान से देखो, जब टेम्परेचर डिफरेंस होता है ना, तो हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं ms डेल्टा टी वाला। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? ms डेल्टा टी। एंड जब यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट होता है फिर भी हम हीट दे रहे हैं, तब हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं LF फ्यूजन, MLF फ्यूजन। जब यहाँ पे ऐसे समझो स्टेट चेंज होती है, फेज चेंज होती है, तब हम लोग यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, Q टोटल इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो क्या लिखूंगा ms डेल्टा टी प्लस यहाँ पे MLF आ जाएगा मेरे पास में। तो Q टोटल इज इक्वल टू m कितना है 1/10 इंटू s कितना है, s यहाँ पे कितना दिया गया है 2 इंटू 10⁻³ इंटू डेल्टा टी, ये टेम्परेचर डिफरेंस कितना है 10, प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा m कितना है m 1/10 इंटू LF कितना है, ये 3.33 है ना, 3.33, इसको मैं लिख सकता हूँ 10/3। ओके, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 10/3 इंटू 10⁻5 हमारे पास में आ जाएगा। अब ध्यान से देखो, इस 10 से ये 10 कैंसिल हो जाएगा, इस 10 से ये 10 कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, Q टोटल इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पे 10⁻³ बाहर ले लूं तो यहाँ पे मेरे पास में कितना बचाएगा 2 प्लस यहाँ पे बच जाएगा 100/3, 100/3 बच जाएगा। एंड यहाँ पे ये 100/3, तो ये कितना आ जाएगा 10 क्यूब, एंड यहाँ पे 106/3, ये हमारे पास में आ जाएगा, ये जूल में आएगा, ये किस में आएगा, जूल में। अब देखो इतनी हीट चाहिए, अगर हमें इस आइस को मेल्ट करना है 0 डिग्री सेल्सियस वाटर तक, तो हमें इतनी हीट चाहिए। अब ये कहां से आएगी, ये आएगी यहां से, मेरी बात समझ में आ रहा है, ये यहाँ पे इसके अंदर जो हीट प्रोड्यूस होगी, इसके अंदर जो हीट प्रोड्यूस होगी ना, वहां से इसको मिलेगा। तो हम लोग यहाँ पे सिंपली क्या लिखेंगे कि जो Q टोटल है, जो कितनी आई हमारे पास में 106/3 इंटू 10⁻³, ये किसके इक्वल होनी चाहिए, I² इंटू टी के इक्वल होनी चाहिए। किसके इक्वल होनी चाहिए, I² इंटू टी के इक्वल होनी चाहिए। अब सारी वैल्यू पुट करेंगे हम लोग यहाँ पे, 106/3 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू, करंट यहाँ पे कितना दिया गया है क्वेश्चन में, करंट क्वेश्चन में 1/2, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4 आ जाएगा, इंटू R की वैल्यू कितनी है 4 इंटू 10⁻³ इंटू टी आ जाएगा यहाँ पे टाइम। तो यहाँ पे इस 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो T इज इक्वल टू हमारे पास में 106/3 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3। ओके, फिर उसके बाद में 5 पॉइंट एंड आई थिंक 33 सेकेंड, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। काफी अच्छा क्वेश्चन था, 2 चैप्टर को मिला के ये क्वेश्चन बनाया गया था। अगर आपको किसी भी एक चैप्टर की कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, एक ही क्लियर है, तो भी आप इस क्वेश्चन को नहीं सोल्व कर पाते। तो आई होप आप लोगों को ये वाला जो सॉल्यूशन है ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करिए, एंड अगर आप चैनल पे पहली बार है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड 75 डे हार्ड चैलेंज की जो सीरीज है उसको आप चेक करिए, आपको बहुत सारी चीजें चलो अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या दिया गया है, ए इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 500 watt at 100 volt is used in a circuit having a 200 volt supply। देखो आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूज लग रहा होगा, मैं आप लोगों के लिए सिंपल कर देता हूं। हमें यहाँ पे ना एक बल्ब दिया गया है, ओके, एक बल्ब दिया गया है, इलेक्ट्रिक बल्ब, यहाँ पे लिखा हुआ है 500 वॉट एंड 100 वोल्ट, ऐसा लिखा हुआ है। इसका मतलब अगर इस बल्ब को मैं 100 वोल्ट पे जलाऊं तो इससे जो पावर मुझे मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 500 वोल्ट मिलेगी। अब इस बल्ब को यहां पे हमने कनेक्ट कर दिया एक पावर सप्लाई जो 200 वोल्ट है। ओके, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस आर टू बी कनेक्टेड इन सीरीज विद द बल्ब सो दैट द पावर डिलीवर्ड बाय द बल्ब इज कितना आएगा 500 वोल्ट। तो यहां पे क्वेश्चन में ये बोला गया, ये तो इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन हमारे पास में हो गई। अब बोला गया कि अगर इस बल्ब को मैं कनेक्ट कर दूं एक रेजिस्टेंस आर के साथ में, एंड यहां पे बैटरी कनेक्ट कर दी मैंने, कितनी 200 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट कर दी, तो अब ये जो पावर जो इससे जो पावर कंज्यूम होगी वो कितनी हो जाएगी 500 वोल्ट होगी। कितनी पावर कंज्यूम होगी 500 वोल्ट। ध्यान से समझना क्वेश्चन को, क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है। पहले इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन दी गई है यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर कि एक बल्ब है 500 वोल्ट एंड 100 वोल्ट। इसका मतलब ये होता है कि 100 वोल्ट पे इसको सप्लाई करने पे हमें जो पावर मिलेगी वो 500 वोल्ट मिलेगी। तो इस वाली इंफॉर्मेशन को यूज करके
हमें इस बल्ब का रेजिस्टेंस आरबी मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये दो रेजिस्टेंस है, ये आरबी है, ये दो रेजिस्टेंस यहाँ पे सीरीज के अंदर कनेक्टेड है। मेरी बात समझ में आ गई? तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आरबी की वैल्यू निकालेंगे। तो आर बी इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, वी स्क्वायर बाई पावर। ओके, तो आर बी इज इक्वल टू 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाई पावर कितना आ जाएगा, 500। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम्स। तो आर बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे, 20 ओम। कितना आ रहा है, आर बी इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 20 ओम हमारे पास में आ जाएगा। मतलब ये एक 20 ओम का रेजिस्टेंस है एंड ये रेजिस्टेंस यहाँ पे कितने का है, आर रेजिस्टेंस है। तो अगर आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा सर्किट का, 20 प्लस आर, दिस इज द आर इक्विवेलेंट ऑफ द सर्किट। अब बोल रहा है कि यहाँ पे इस सर्किट के अंदर ये जो टोटल पावर कंज्यूम्ड है, ओके, दैट द पावर डिलीवर्ड बाय द बल्ब इज, अच्छा बल्ब अब कितनी पावर दे रहा है हमें, केवल 500 वोल्ट पावर दे रहा है। तो मान लेते हैं कि यहां से करंट फ्लो करती है आई, कितनी करंट फ्लो करती है आई, क्या मैं आई को लिख सकता हूं यहाँ पे 200 डिवाइडेड बाई 20 प्लस आर, ऐसे लिख सकता हूं, 200 डिवाइडेड बाई 20 प्लस आर में लिख सकता हूं, ये दिस इज द आई। एंड इससे कितनी करंट फ्लो कर रही है, इससे करंट फ्लो कर रही है, सेम करंट यहाँ पे आई फ्लो होगी इससे। तो क्या मैं लिख सकता हूं, आई स्क्वायर आर इज इक्वल टू 500। तो आई स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 200 इंटू 200 डिवाइडेड बाई 20 प्लस आर होल स्क्वायर इंटू आर इज इक्वल टू हमारे पास में यहाँ पे कितना आ जाएगा, 500 हमारे पास में आ जाएगा। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे 40 टाइम्स। ओके, कितना टाइम्स, 40 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। फिर उसके बाद में हमारे पास में कितना आ जाएगा, अब देखो हमारे पास में यहाँ पे इस बल्ब का रेजिस्टेंस आ गया, कितना आ गया, 20 ओम इस बल्ब का रेजिस्टेंस आ गया। अब क्वेश्चन में बोला कि इस आर की वैल्यू क्या होनी चाहिए ताकि ये जो बल्ब है ना, ये कितनी पावर कंज्यूम करे, 500 वॉट पावर कंज्यूम करे। मेरी बात समझ में आ गई? अब ध्यान से ये वाली इंफॉर्मेशन देखो, जब 100 वोल्ट होता है इस बल्ब के अक्रॉस, तब ये 500 वोल्ट जो है ना वो कंज्यूम करता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है ना वो कितना होना चाहिए, 100 वोल्ट। मतलब ये जो 200 वोल्ट की बैटरी है, इसका 100 वोल्ट तो इसके अक्रॉस होगा, तब ये 500 वोल्ट जो है ना उसको क्या करेगा, कंज्यूम करेगा। अगर ये 100 यहां पे आ गया, इसका मतलब इसके अक्रॉस कितना आना चाहिए, 100 वोल्ट आना चाहिए। इसके अक्रॉस कितना आना चाहिए, 100 वोल्ट आना चाहिए। तो अगर 100 वोल्ट यहां पे है, इसका रेजिस्टेंस कितना है, 20 है, तो यहां पे 100 वोल्ट है, दोनों वोल्टेज यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे सेम है, तो ये वाला रेजिस्टेंस भी कितना होना चाहिए, ये वाला रेजिस्टेंस भी कितना होना चाहिए, 20 ओम होना चाहिए। इसके बाद में आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने की जरूरत है यहाँ पे कि ये वाला जो बल्ब है जिसका रेजिस्टेंस हमने निकाला 20 ओम, ये 100 वोल्ट सप्लाई करने पे 500 वोल्ट जो वोट पावर है ना उसको कंज्यूम करता है। तो यहाँ पे जब मैंने इसके सीरीज में कनेक्ट कर दिया, तो ये 500 का पावर अभी वोट पावर कंज्यूम कर रहा है, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना होना चाहिए, 100 वोल्ट। अगर इसके अक्रॉस 100 है तो बचा हुआ 100 इसके अक्रॉस आएगा। अगर ये रेजिस्टेंस 20 है तो ये भी 20 होगा, क्योंकि सेम पोटेंशियल डिफरेंस है, क्योंकि इन दोनों से सेम करंट पास कर रही है। आई इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई आर लिख सकते हैं। तो अगर सेम पोटेंशियल डिफरेंस है, करंट सेम है दोनों से क्योंकि सीरीज में है, तो रेजिस्टेंस भी तो सेम होगा। ठीक है, अब देखो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे क्या दिया गया है, ए बैटरी ऑफ 3 वोल्ट इज कनेक्टेड टू ए रेजिस्टर डिसिपेटिंग दिस पावर if the terminal voltage of the battery is 2.5 volt, the power dissipated within the internal resistance। मतलब हमारे पास में एक ऐसी बैटरी है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो ध्यान से समझना, हमारे पास में एक रेजिस्टेंस है, ओके, लेट्स से दिस रेजिस्टेंस इज आर। ओके, अब इसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया जिसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल आर, एंड ये वाली जो है ना ये टोटल 3 वोल्ट की बैटरी है टोटल, ध्यान से समझना इसको।
एंड इसके टर्मिनल वोल्टेज का आप लोगों को पता होगा कि यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस है 2.5 वोल्ट। कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? 2.5 वोल्ट। तो इसका मतलब यहां पे ये पावर कितनी कंज्यूम कर रहा है, यहां पे इससे मान लेते कितनी करंट फ्लो कर रही है, आई करंट यहां पे फ्लो कर रही है। ओके, आई करंट फ्लो कर रही है। ये रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या हम लोग? रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो, ए बैटरी ऑफ 3 वोल्ट इज कनेक्टेड टू ए रेजिस्टर डिसिपेटिंग दिस पावर इफ द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी इज 2.5 वोल्ट। मतलब इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस तो आइडियली 2.5 वोल्ट ही है। तो क्या मैं लिख सकता हूं इस रेजिस्टेंस पावर कंज्यूम्ड बाय दिस रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, एंड ये टर्मिनल वोल्टेज हम लोग लेंगे। तो पी आर की वैल्यू यहां पे कितनी दी गई है? 0.5 इज इक्वल टू वी स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2.5 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर हमारे पास में आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? आर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 6.25 डिवाइडेड बाई 0.5। तो आर इज इक्वल टू हमारे पास में कितना आ जाएगा भाई? ये 1/2 ऊपर चला जाएगा, 12.5 ओम। तो इस रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ जाएगी? 12.5 ओम इज द वैल्यू ऑफ दिस रेजिस्टेंस। मेरी बात समझ में आ गई? अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है कि द पावर डिसिपेटेड विद इन द इंटरनल रेजिस्टेंस, व्हाट विल बी द पावर डिसिपेटेड बाय दिस रेजिस्टेंस। इसका मतलब इस 3 वोल्ट में से इस 3 वोल्ट में से 2.5 इसके अक्रॉस है, मतलब 0.5 वोल्टेज जो है वो इसके अक्रॉस है, 0.5 वोल्टेज इसके अक्रॉस है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? आई स्क्वायर आर। अब देखो, इसमें से जाने वाली करंट निकाल सकते हैं हम लोग, इसमें से जाने वाली करंट निकाल सकते हैं आई की वैल्यू। तो आई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? वी बाई आर। वी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 2.5 डिवाइडेड बाई 12.5। तो यहाँ पे आई इज इक्वल टू आ जाएगा, ये इससे हो जाएगा कितना टाइम्स कैंसिल हो जाएगा भाई? 5 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 1/5 एम्पियर। दिस इज द करंट, एंड ये 1/5 एम्पियर ही इस इंटरनल रेजिस्टेंस से पास करेगा। तो अब देखो, इस इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल कितना है? 0.5 वोल्ट। क्यों? 3 वोल्ट का 2.5 तो इसके अक्रॉस है, 0.5 इसके अक्रॉस होगा। तो हम लोग पी आर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? वी स्क्वायर बाई इंटरनल रेजिस्टेंस, या फिर हम लोग लिख सकते हैं आई स्क्वायर इंटू आर। तो हमें यहाँ पे इस आर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना। तो आर की वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे? आर की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। देखो, अभी पावर करंट कितना आ रहा है? 1/5 एम्पियर आ रहा है। ये सेम करंट आना चाहिए आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आर प्लस आर करने पे। तो यहाँ पे ये आर इक्विवेलेंट सर्किट का इतना हो गया, वोल्टेज कितनी है? 3 वोल्ट। तो यहाँ पे 3 डिवाइडेड बाई आर प्लस आर इज इक्वल टू 1/5। तो 15 इज इक्वल टू 12.5 प्लस आर। तो आर की वैल्यू आ जाएगी 2.5 ओम। आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2.5 ओम। तो स्मॉल आर की वैल्यू 2.5 ओम हमारे पास में आ गई। ये वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा पी आर इज इक्वल टू आई स्क्वायर 1/25 इंटू 2.5, एंड दैट इज पी आर इज इक्वल टू 0.1 वॉट, एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। ओके, अंदर हम लोग ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि जेईई 2021 में पूछा गया है। यहाँ पे बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि बहुत सारे रेजिस्टेंस, एक कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम आप लोगों को दिख रहा होगा। तो हमें ये बताना है कि ये सर्किट जो है ये कितना पावर डिसिपेट करेगा, वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। यहाँ पे बैटरी लगी हुई है, ये स्मॉल आर इज इक्वल टू 0.6 ओम इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है बैटरी का, एंड यहाँ पे बहुत सारे रेजिस्टेंस इस सर्किट के अंदर कनेक्टेड है। तो हम लोग यहाँ पे सीखेंगे कि इस टाइप का क्वेश्चन जब एग्जाम के अंदर आता है तो आप लोग किस तरीके से बहुत ही इजीली इसका पावर डिसिपेटेड निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है? इन द गिवन फिगर द ईएमएफ ऑफ द सेल इज 2.2 वोल्ट and if the internal resistance is 0.6 ohm, calculate the power dissipated in the whole circuit। यहाँ पे बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस दिया गया है। देखो, सबसे पहले देखो पावर डिसिपेटेड क्या होता है। पावर का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू या तो आई स्क्वायर आर या फिर वी स्क्वायर बाई आर। ये पावर का फॉर्मूला होता है। तो या तो हम लोग करंट निकालेंगे या फिर हमें आर इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। करंट निकालने के लिए हमें आर इक्विवेलेंट चाहिए, तो पहले हम लोग इस सर्किट का आर इक्विवेलेंट निकालेंगे। आर इक्विवेलेंट निकालने के बाद में वोल्टेज हमारे पास में 2.2 वोल्ट है, उसके बाद में हम लोग यहाँ पे बहुत ही इजीली इसको सोल्व कर सकते हैं। अब देखो, सबसे मेन चीज है कि इसका आर इक्विवेलेंट कैसे निकाला जाए। तो अगर आप लोग ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो देखो इस पॉइंट का पोटेंशियल, देखो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना 0.6 है। तो यहाँ पे 0.6 ये वाला रेजिस्टेंस मैं यहाँ पे कितना कंसिडर कर लेता हूँ? 0.6 ओम। इस तरीके से रेजिस्टेंस यहाँ पे मैं कंसिडर कर लेता हूँ। अब देखो, मान लो इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल VA है, तो ये वाला पॉइंट का पोटेंशियल भी VA है, इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल भी VA है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे ये वाला पॉइंट का पोटेंशियल VB मान लेते, तो ये भी VB हो जाएगा एंड ये भी कितना हो जाएगा? VB। अब ध्यान से देखो, ये वाला वायर जो है ना, जिसमें 4 ओम एंड 8 ओम रेजिस्टेंस है, ये यहाँ से उठा हुआ है। इसका मतलब ये वाला वायर इस वाले वायर जिसमें 2 एंड 4 है उसको टच नहीं कर रहा,
तो इस वाले ये दोनों रेजिस्टेंस एक ही वायर के अंदर हैं, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, VA माइनस VB। यहाँ पे भी कितना है, VA माइनस VB। यहाँ पे भी कितना है, VA माइनस VB। एंड यहाँ पे भी कितना है, VA माइनस VB। इसका मतलब यहाँ पे ये जो है ना, हम लोग अगर यहाँ पे ध्यान से समझना, यहाँ पे अगर मैं दो पॉइंट बना दूं, एक VA बना दूं, एक VB बना दूं, तो VA एंड VB के बीच में एक रेजिस्टेंस तो हमारा ये वाला हो जाएगा 4 ओम रेजिस्टेंस। 4 ओम रेजिस्टेंस हो जाएगा VA एंड VB के बीच में। अब ध्यान से देखना यहाँ पे, चलो मैं यहाँ पे बना देता हूँ कुछ ऐसे, यहाँ पे है VB एंड यहाँ पे क्या है, VA। दूसरा रेजिस्टेंस कौन सा हो जाएगा, ये 4 एंड 8, ये वाला भी VA, ये 4 ओम हो जाएगा एंड ये वाला कितना हो जाएगा, 8 ओम, ये भी 8 ओम है, क्योंकि ये दोनों भी किसके बीच में है, VA एंड VB के बीच में, ये भी VA एंड VB के बीच में है। तो यहाँ पे एक और आ जाएगा हमारे पास में कुछ ऐसा, ये कितना आ जाएगा 2 ओम एंड ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 4 ओम। एंड फिर उसके बाद में ये वाला भी VA एंड VB के बीच में है, ये वाला भी यहाँ पे कुछ ऐसा आ जाएगा, जो कि टोटल कितना है यहाँ पे 8 ओम रेजिस्टेंस है। एंड ये सारा का सारा एक बैटरी से कनेक्टेड है, 2.2 वोल्ट की बैटरी, एंड जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस हमें क्वेश्चन में कितना दिया गया है, 0.6 ओम। तो इस वाले डायग्राम को हमने यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे रिड्यूस कर लिया। अब हमारी प्रॉब्लम आसान हो जाएगी, अब हम लोगों के लिए R इक्विवेलेंट निकालना बहुत आसान हो जाएगा। तो R इक्विवेलेंट देखो, ये दोनों का कितना हो जाएगा, इन दोनों का हो जाएगा टोटल 12 एंड इन दोनों का कितना हो जाएगा 6। एंड ये दोनों सारे के सारे किस में है, यहाँ पे सारे के सारे ये पैरेलल में कनेक्टेड है एंड इसके साथ सीरीज में है। तो अगर मैं 1 2 3 4 इन सब का अगर मैं यहाँ पे इक्विवेलेंट निकालूं तो वो कितना आएगा, 1/r डेस बोल देता हूं उसको, तो 1/4 प्लस 1/12 प्लस 1/6 प्लस 1/8 इस तरीके से आ जाएगा। तो अब कितना एलसीएम ले सकते हैं हम लोग, 24 यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा प्लस 2 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे 6 प्लस 2 प्लस 4 प्लस यहाँ पे 3, यह हमारे पास में आ जाएगा। तो 1/r डेस इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 10 15/24, तो 5/8। तो r डेज की वैल्यू हमारी 8/5 आ जाएगी। एंड 8/5 कितना होता है, 8/5 हमारे पास में 1 पॉइंट एंड यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई, 1.6 आएगा ना, हाँ 1.6 ओम हमारे पास में आ जाएगा। अब देखो ये मतलब इन सब का इक्विवेलेंट हमने यहाँ पे कितना निकाल लिया, इन सब का इक्विवेलेंट निकाल लिया 1.6 ओम हमने यहाँ पे निकाल लिया इन सब का इक्विवेलेंट। तो अब देखो ये जो इन सब का इक्विवेलेंट इसके साथ में किसमें कनेक्टेड है, इसके साथ में कनेक्टेड है सीरीज के अंदर। तो R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 1.6 प्लस 0.6 दैट इज 2.2 ओम हमारे पास में आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2.2 ओम हमारे पास में आ जाएगा। अब ध्यान से देखो यहाँ पे ये R इक्विवेलेंट आ गया, तो अब हमें तो पावर निकालना है ना, तो पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, पावर इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग। तो पावर P इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास में V स्क्वायर कितना हो जाएगा 2.2 इंटू 2.2 डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट, ये यहाँ पे आएगा। तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 2.2, इससे ये कैंसिल हो जाएगा एंड पावर आ जाएगी 2.2 वाट। एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो आई होप आप लोगों को ये वाला जो सॉल्यूशन है ना समझ में आया होगा। अगर आपको ये सॉल्यूशन अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए कि आपको किस टाइप के क्वेश्चंस करने में प्रॉब्लम होती है, एंड अगर इस चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या पूछा है कि इन ए बिल्डिंग देयर आर 15 बल्ब्स ऑफ 55 watt, 15 bulbs of 100 watt, 15 small fans of 10 watt and 2 heaters of 1 kilowatt. The voltage of electric main supply is 220 volt. The minimum fuse capacity rated value of building will be. तो बेसिकली हमारे पास में एक बिल्डिंग है जहां पे इतने सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लगे हुए हैं। एंड आपको पता है कि हमारे घर में बिजली आती है, जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं ना वो जो है वो पैरेलल के अंदर होते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे 15 बल्ब्स हैं, हर एक बल्ब पावर कंज्यूम कर रहा है 45 वॉट की। एंड ये सबके सब जो अप्लायंसेस है ना, इनके अक्रॉस 220 वोल्ट बैटरी यहाँ पे कनेक्टेड है। बैटरी मतलब सप्लाई कनेक्टेड है। अब जनरली एसी आता है तो यहाँ पे हम 220 ही यूज करेंगे। ओके, अब मतलब डीसी समझ के हम लोग यहाँ पे कंसिडर करने वाले हैं। अब ध्यान से देखो, अगर मैं टोटल पावर कंज्यूम निकाल लूं, अगर मान लो टोटल पावर कंज्यूम निकाल लूं, टोटल कंज्यूम्ड पावर, तो क्या मैं लिख सकता हूं P टोटल इज इक्वल टू PT इज इक्वल टू कितना आएगा 15 इंटू 45, ये तो हो गया इन बल्ब्स का। इनका कितना हो जाएगा 15 इंटू 100 एंड प्लस यहां पे कितना आ जाएगा इनका 15 स्मॉल बल्ब 15 इंटू 10 एंड प्लस हीटर हमारे पास में 2 है, तो 2 इंटू यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास में 1 मतलब 1000 1 किलोवाट है ना, तो 1000 आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे P टोटल इज इक्वल टू, ये हमारा कितना हो जाएगा
450 एंड 5 7 675 हो जाएगा, है ना, 675 प्लस हमारे पास में कितना आ जाएगा यहाँ पे 1500 प्लस ये कितना आ जाएगा 150 प्लस 2000 हमारे पास में आ जाएगा। एंड इसको टोटल ऐड करेंगे तो हमारे पास में पी टोटल आ जाएगा ना, वो आ जाएगा 4325 वॉट। कितना आ जाएगा 4325 वॉट हमारे पास में आ जाएगा। एंड दिस इज द फाइनल टोटल पावर कंज्यूम्ड। एंड ये सब के सब जो अप्लायंसेस है ये 220 वोल्ट के साथ में कनेक्टेड है। तो सर्किट में बहने वाली करंट हम लोग निकाल सकते हैं, मतलब जो जो सप्लाई पावर दे रही है, ओके, दो जो भी मेन सप्लाई है वहां से कितनी करंट पास कर रही है हम लोग वो निकाल सकते हैं। तो क्या मैं लिख सकता हूं पावर टोटल इज इक्वल टू आई इंटू वी। तो आई इज इक्वल टू आएगा पावर टोटल डिवाइडेड बाई यहाँ पे वी आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 4325 डिवाइडेड बाई यहाँ पे कितना आ जाएगा 220 एंड दिस इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 20 एम्पियर। दिस इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 20 एम्पियर एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि ऐसा क्वेश्चन जब एग्जाम के अंदर आता है तो आप लोगों को किस तरीके से डील करना है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब रेटेड, ये एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, ठीक है। ये तो हमारे पास में एक हो गया बल्ब 1, दूसरा इन सीरीज विद अनदर बल्ब, यहाँ पे बल्ब 2 हो जाएगा बल्ब 2 जिसके ऊपर ये लिखा हुआ है, ओके, ये लिखा हुआ है इफ द वोल्टेज अक्रॉस कॉम्बिनेशन इज 220 द पावर कंज्यूम्ड बाय 100 वॉट बल्ब विल बी, कि 100 वोल्ट वाला बल्ब कितनी पावर कंज्यूम करेगा। तो ये आ जाएगा 220 वोल्ट एंड 100 वॉट। यहाँ पे कितना आ जाएगा 220 वोल्ट एंड 60 वॉट। अब इसका क्या मतलब है, मतलब 220 वोल्ट अप्लाई करने पे ये जो बल्ब 1 है ना कितनी पावर कंज्यूम करेगा 100 वोल्ट, ये 220 अप्लाई करने पे कितनी करेगा 60 वोल्ट पावर कंज्यूम करेगा। अब इन दोनों को हमने है ना किस में कनेक्ट कर दिया, सीरीज में कनेक्ट कर दिया। तो सबसे पहले तो इसका रेजिस्टेंस मैं मान लेता हूं R1 एंड इसका रेजिस्टेंस मैं मान लेता हूं R2। तो यहाँ पे R1 एंड R2, तो यहाँ पे बेसिकली इसको है ना, इसको मैं वोल्टेज मान लेता हूं V एंड इसको वोल्टेज में मान लेता हूं V। अब ध्यान से समझना, एंड यहाँ पे P की वैल्यू मैं मान लेता हूं 10 वॉट। P की कितनी वैल्यू है 10 वॉट P की वैल्यू है। तो ये मेरा कितना हो जाएगा 10 इंटू 10, ये 10P, मतलब इसकी पावर कितनी हो जाएगी 10P, इसकी पावर कितनी हो जाएगी 6P। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, ताकि मेरी कैलकुलेशन आसान हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, R1 को क्या लिख सकता हूं मैं, यहाँ पे R1 इज इक्वल टू यहाँ पे V स्क्वायर बाई P1। तो V स्क्वायर को V ही रखूंगा एंड P1 को लिख दूंगा यहाँ पे 10P। R2 कितना आ जाएगा यहाँ पे V स्क्वायर बाई 6P, ये मेरे R2 की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन में बोला गया है अगर इन दोनों को, अगर मैं इन दोनों बल्ब्स को, ये R1 है, बल्ब का रेजिस्टेंस होगा कुछ ना कुछ, इनको हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया एंड बैटरी कितनी है 220, V इज इक्वल टू 220 वोल्ट है, ये R1 है, ये क्या है R2। तो ये वाला जो R1 है ना वो 100 वोट वाला है एंड ये वाला कितना है 60 वोट वाला है। तो यहाँ पे बताया कि जब हम लोग इस तरीके से कनेक्ट करेंगे तो इसमें कितनी पावर कंज्यूम होगी वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले तो देखो हमें यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, करंट निकालना पड़ेगा I। एंड इसमें अगर पावर कंज्यूम निकालना, ध्यान से समझना, अगर इसमें पावर कंज्यूम निकालना है तो अगर I आने के बाद में क्या लिख सकता हूं I स्क्वायर R1 दैट इज द पावर कंज्यूम्ड बाय दिस 100 वॉट बल्ब। मेरी बात समझ में आ गई। तो अब R निकालने के लिए I निकालने के लिए हमें R इक्विवेलेंट चाहिए एंड इन दोनों को सीरीज में कनेक्ट किया तो R इक्विवेलेंट हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे R1 प्लस R2। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा V स्क्वायर बाई 10P प्लस V स्क्वायर बाई 6P। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा V स्क्वायर बाई P बाहर ले लूंगा तो 1/10 प्लस 1/6 हमारे पास में आ जाएगा, 1/10 प्लस 1/6। एंड इसका एलसीएम ले सकते हैं हम लोग, यहाँ पे इसका एलसीएम 30 एलसीएम आ जाएगा इसका, तो V स्क्वायर बाई P एंड 30 एलसीएम आ जाएगा तो 3 प्लस 5, तो ये हो जाएगा V स्क्वायर बाई P 8/30 एंड दिस इज द R इक्विवेलेंट। ये हमारा क्या आ जाएगा R इक्विवेलेंट। देखो V एंड P की वैल्यू हम लोग लास्ट में पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास में 8/30 आ जाएगा, ये R इक्विवेलेंट। अब करंट निकाल सकते हैं, करंट I इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा V डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे I इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई V स्क्वायर बाई P इंटू 8/30। एक V से V कैंसिल हो जाएगा, ये 30P ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 8V। दिस इज द I एंड नाउ वी हैव टू फाइंड दिस पावर कंज्यूम्ड बाय दिस R1। तो हम लोग लिखेंगे I स्क्वायर R1, दिस इज द वैल्यू ऑफ I। तो I स्क्वायर R1 की वैल्यू यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ I स्क्वायर R1 इज इक्वल टू P1। तो P1 इज इक्वल टू इसका स्क्वायर करेंगे 30 इंटू 30 P स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 इंटू 8 एंड इंटू V स्क्वायर
एंड इंटू यहाँ पे R1 की वैल्यू कितनी है, R1 की वैल्यू v स्क्वायर डिवाइडेड बाई यहाँ पे कितना आ जाएगा 10p। अब देखते हैं क्या आंसर आता है। तो v स्क्वायर से v स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक p कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 0 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे P1 इज इक्वल टू 30 इंटू 3 इंटू P की वैल्यू कितनी है, P की वैल्यू हमने स्टार्टिंग में 10 कंसिडर करी थी, डिवाइडेड बाई 64 हमारे पास में आ जाएगा। अब अगर मैं इसको फर्दर सोल्व करूं तो P1 इज इक्वल टू हमारा कितना आएगा, यहाँ पे देखो ये किससे कैंसिल हो रहा है 2 से, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 32 आएगा, एंड फिर इसको कर देंगे तो यहाँ पे 15 आ जाएगा, यहाँ पे 16 आ जाएगा, तो 75 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 16 ये आ रहा है, एंड 75 इंटू 3 कितना हो जाएगा 5 1 225 डिवाइडेड बाई 16 ऐसा कुछ आ रहा है। एंड इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो ये ऑलमोस्ट आएगा 14 वॉट। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। चलो अब है क्वेश्चन नंबर 10 जो कि 2023 के अंदर ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ 3 रेजिस्टर्स ऑफ इक्वल रेजिस्टेंस आर shown in the figure. The increasing order of the power dissipation. ओके हमें पावर डिसिपेशन का इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। तो यहाँ पे हमारे पास में 4 ऑप्शन है, अलग अलग सर्किट है, यहाँ पे सब जितने भी रेजिस्टेंस है सबका वैल्यू सेम है, यहाँ पे आर वैल्यू है। तो अब देखो सर्किट में यहाँ पे करंट आई करंट फ्लो कर रही है, तो जब आई करंट फ्लो करती है एंड यहाँ पे रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन है तो हम लोग आर इक्विवेलेंट की तरफ देखेंगे कि आर इक्विवेलेंट कितना है। एंड अगर एक बार हमें आर इक्विवेलेंट पता चल गया उसके बाद में हमें पता है कि पावर इज इक्वल टू होता है आई स्क्वायर आर इक्विवेलेंट। पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आई स्क्वायर आर इक्विवेलेंट। तो बेसिकली हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर मैं पहले वाले की बात करूं तो देखो हमारा देखो आई तो सब में सेम है, आई तो सब में सेम है, तो पावर जो है वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा आर इक्विवेलेंट। पावर किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट। जिसमें आर इक्विवेलेंट ज्यादा हो उसमें पावर ज्यादा कंज्यूम होगी यहाँ पे। तो यहाँ पे ए वाले के अंदर है ना आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, देखो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे R/2 हो जाएगा क्योंकि ये दोनों पैरेलल के अंदर है। तो और उसके साथ में सीरीज में है तो ये हो जाएगा आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आर प्लस R/2 दैट इज 3R/2। तो पावर सबसे ज्यादा किसमें होगी, जिसका इक्विवेलेंट सबसे ज्यादा होगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखो सेकंड वाला बी हमारा क्या हो जाएगा, ये दोनों किसके अंदर है सीरीज में, तो ये 2R हो जाएगा, एंड इसके साथ में पैरेलल में है तो आर इक्विवेलेंट यहाँ पे कितना आ जाएगा 2R इंटू आर डिवाइडेड बाई 3R, ये कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 2R/3। एंड सी वाला हमारा आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, ध्यान से देखो ये पैरेलल के अंदर है सारे के सारे, तो यहाँ पे तो R/3 आ जाएगा। एंड डी वाला हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे आर इक्विवेलेंट सारे के सारे सीरीज में है तो 3R आ जाएगा। तो सबसे ज्यादा आर इक्विवेलेंट किसमें आ रहा है, डी में आ रहा है, तो हमारी पावर सबसे ज्यादा किसकी होगी, डी की होगी, एंड सबसे कम पावर किसमें होगी, सी में होगी। तो हम लोग लिखेंगे पीसी लेस देन, क्योंकि इसका आर इक्विवेलेंट सबसे कम है। फिर उसके बाद में आ जाएगा ये, ठीक है 2R/3, तो ये कितना हो जाएगा हमारा पी बी एंड लेस देन ये कितना है 1.5R, तो ये आ जाएगा पी ए एंड लेस देन पी डी, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। चलो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर, एंड इस क्वेश्चन के अंदर हम लोग यहाँ पे 2 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, दोनों 24 के अंदर पूछे गए हैं, एंड ये टेम्परेचर वाले क्वेश्चन है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जब हम लोग आना पढ़ते हैं ना रेजिस्टेंस इन सब के बारे में, रेजिस्टिविटी, तो ये टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करती है, जहां पे आपको टेम्परेचर कोफिशिएंट भी दिया होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को करना आना चाहिए। तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं आते, आप लोगों को थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो मैंने दोनों क्वेश्चन मतलब बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं टेम्परेचर के ऊपर बेस्ड, तो मैंने जो क्वेश्चन मेरे को ठीक लगे, जो थोड़ा अच्छा कॉन्सेप्चुअली अच्छे क्वेश्चन है वो मैंने यहाँ पे लिए हैं। तो ये वाला क्वेश्चन देखना आप लोग, यहाँ पे क्या दिया गया है, एन इलेक्ट्रिक टोस्टर हैज रेजिस्टेंस ऑफ 60 ओम एट रूम टेम्परेचर, यहाँ पे 27 डिग्री, तो 27 डिग्री सेल्सियस पे जो रेजिस्टेंस है वो कितना है 60 ओम है, ठीक है। द टोस्टर इज कनेक्टेड टू ए 220 वोल्ट सप्लाई, इतनी सप्लाई से उसको हमने कनेक्ट कर दिया। इफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द इट रीचेज 2.75 एम्पियर, द टेम्परेचर अटेन्ड बाय फोस्टर इज अराउंड। ओके, सो बेसिकली हमें बताना है कि जब हमने उसको किससे कनेक्ट किया, इतनी सप्लाई से कनेक्ट किया, तो उसके थ्रू ऑब्वियसली करंट फ्लो करेगी। वो करंट कितनी है 2.75 है, एंड उसका टेम्परेचर बढ़ गया। एंड हमें पता है कि जो रेजिस्टेंस होता है ना टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, तो टेम्परेचर बढ़ गया तो हम लोग एक काम करते हैं, जो न्यू रेजिस्टेंस है ना, न्यू रेजिस्टेंस, इस न्यू रेजिस्टेंस को हम लोग आर डेस मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, आर डेस। एंड ये आर डेस कितना हो जाएगा, कितनी वोल्टेज सप्लाई कर रहे हैं 220, तो 220 डिवाइडेड बाई यहाँ पे कितना आ जाएगा 2.75, तो यहाँ पे आर डेस की वैल्यू आ जाएगी 80 ओम। आप इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास में 80 ओम वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब ध्यान से देखो, ये 60 ओम जो है वो कितने पे है 27 डिग्री सेल्सियस पे है, तो हम लोग है ना ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, R इज इक्वल टू R नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो यहाँ पे आ जाएगा R
की वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे 80 ओम, तो ये आर डेज की वैल्यू है यहाँ पे, इज इक्वल टू आर नॉट हमारा कितना है 60 एंड 1 प्लस अल्फा टी हमें निकालना है, तो हमें क्या निकालना है, टी निकालना है। फाइनल टेम्परेचर लेट से टी एफ है एंड इनिशियल टेम्परेचर कितना है यहाँ पे 27 डिग्री सेल्सियस, ये हमारे पास में है। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 80, एक तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास में आएगा 8 इज इक्वल टू 6 प्लस, अच्छा एक काम और करते हैं ना, 2 से कट कर देते हैं, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 4, तो 4 इज इक्वल टू 3 प्लस 3 अल्फा टी फाइनल माइनस 27 डिग्री हमारे पास में आ जाएगा। ये इधर आएगा 3 अल्फा टी फाइनल माइनस 27 डिग्री इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे टी फाइनल माइनस 27 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 3 इंटू अल्फा की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है 2 इंटू 10 रेज टू माइनस 4, तो आ जाएगा 10,000 डिवाइडेड बाई 6, ये वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी। एंड इसको फाइनली सोल्व करोगे तो आप लोगों का आंसर टी फाइनल अराउंड आएगा 1694 डिग्री सेल्सियस एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। ओके, अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन के अंदर, जहां पे हमें क्या दिया गया है, resistance of a wire at 0 degree Celsius, 100 degree Celsius and T degree Celsius is found to be this and then the temperature T in Kelvin। okay, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे अगेन, R is equal to R नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ओके, तो यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस पे मुझे रेजिस्टेंस दिया गया है 10 ओम एंड 100 डिग्री सेल्सियस पे मुझे रेजिस्टेंस दिया गया है 10.2 ओम एंड यहाँ पे T डिग्री सेल्सियस पे मुझे रेजिस्टेंस दिया गया है 10.95 ओम। ओके, अब देखो इन दोनों इंफॉर्मेशन को यूज करके हम लोग अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि हमें अल्फा चाहिए। ठीक है, फिर इन दोनों इक्वेशन को यूज करके, इन दोनों वैल्यूज को यूज करके हम लोग यहाँ पे क्या निकालेंगे, टी डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर निकालेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे इन दोनों को यहाँ पे यूज करूंगा तो मेरे पास में क्या आएगा, ध्यान से देखना, 10.2 इज इक्वल टू 10 1 प्लस अल्फा 100 माइनस 0, ये डेल्टा टी की वैल्यू हो जाएगी। मैंने ये वाला फॉर्मूला यूज किया है। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर जो रेजिस्टेंस है वो 10.2 है, यहाँ पे 10 है, तो यहाँ पे अगर इसको सोल्व करें तो 10.2 इज इक्वल टू 10 प्लस 10 अल्फा एंड यहाँ पे कितना आ जाएगा 100। ओके, तो ये 1000 अल्फा हो जाएगा, तो 1000 अल्फा एक जीरो और आएगा, 1000 अल्फा इज इक्वल टू, इसको इधर लेके आएंगे 0.2 बचेगा, तो अल्फा इज इक्वल टू 0.2 डिवाइडेड बाई 10 क्यूब, तो ये हो जाएगा 0.2 इंटू 10 रेज टू माइनस 3, तो अल्फा इज इक्वल टू 2 इंटू 10 रेज टू माइनस 4, ये अल्फा की वैल्यू निकल के आई है। एंड ये अल्फा की वैल्यू हम लोग यूज करेंगे इन दोनों के लिए। यहाँ पे देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, 10.95 इज इक्वल टू 10 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला अगेन यूज कर रहा हूँ। आर नोट क्या है, आर नोट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द दिस वायर एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 10.95 इज इक्वल टू 10 प्लस 10 अल्फा डेल्टा टी, एंड डेल्टा टी की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, टी डिग्री सेल्सियस माइनस 0, तो यहाँ पे इस 10 को इधर लेके आएंगे तो ये आएगा 0.95 इज इक्वल टू 10 टी नॉट टी डिग्री इंटू अल्फा की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 2 इंटू 10 रेज टू माइनस 4, तो यहाँ पे t इज इक्वल टू आ जाएगा 0.95 डिवाइडेड बाई यहाँ पे 10 इंटू 2 एंड ये ऊपर चला जाएगा तो 10 रेज टू 4 हो जाएगा यहाँ पे, तो हमारे पास में t इज इक्वल टू कितना आएगा भाई, ये आ जाएगा 9500 डिवाइडेड बाई 20, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो t इज इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास में आ जाएगा 4 एंड 7 5 डिग्री सेल्सियस। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे केल्विन में पूछा है तो आप लोग इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लेना, आप लोगों का आंसर आ जाएगा। ओके, चलो अब हम लोग डिस्कस करेंगे इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, जहां पे हम लोग दो टाइप के क्वेश्चन, मतलब सेम ही क्वेश्चन है, सेम ही कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, 2 ईयर में पूछा गया है 22 एंड 21 के अंदर। तो सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ए रजिस्टर डेवलप्स 300 जूल ऑफ थर्मल एनर्जी in 15 सेकेंड when a current of 2 एम्पियर is passed through it। तो सबसे पहली बात, यहाँ पे हीट डेवलप करी जा रही है। हीट हमें पता है H इज इक्वल टू क्या होता है, I स्क्वायर आर टी होता है। रेजिस्टेंस उसका हमने R मान लिया। करंट कितनी फ्लो कर रही है, 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रही है, H की वैल्यू यहाँ पे दी गई है। तो बेसिकली एंड इफ द करंट इंक्रीज टू 3 एम्पियर द एनर्जी लेवल डेवलप्ड इन 10 सेकेंड इज। तो बेसिकली यहाँ पे R की वैल्यू कांस्टेंट है। अगर इस फॉर्मूले में आप लोग देखोगे तो R कांस्टेंट है, तो H प्रोपोर्शनल I स्क्वायर टी हमारे पास में आ जाएगा। तो इसको क्या लिख दूंगा, H1 बाई H2 इज इक्वल टू I1 स्क्वायर बाई I2 स्क्वायर इंटू T1 बाई T2।
एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ H2। तो H1 की वैल्यू कितनी है 300 डिवाइडेड बाई H2 इज इक्वल टू I1 स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई I2 स्क्वायर हो जाएगा 9 इंटू T1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 15 डिवाइडेड बाई यहाँ पे T2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 10। अब ध्यान से देखो ये 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा 5, इससे ये कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स, इससे ये कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स। तो हमारे पास में यहाँ पे क्या आ जाएगा 300 डिवाइडेड बाई H2 इज इक्वल टू 2/3। तो यहाँ पे H2 की वैल्यू आ जाएगी 900 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 450 जूल एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। ओके, तो अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर बी के अंदर। तो ए रेजिस्टर dissipates 192 joule of energy in 1 second when a current of 4 ampere is passed through it. Now, when the current is doubled, the amount of thermal energy dissipates in 5 seconds is same question है। तो यहाँ पे आप लोगों को यही फॉर्मूला यूज करना है I स्क्वायर H इज इक्वल टू I स्क्वायर आर टी। तो यहाँ पे R की वैल्यू तो हो जाएगी कांस्टेंट, सो यू हैव टू अप्लाई I H प्रोपोर्शनल I स्क्वायर टी। तो यहाँ पे आ जाएगा H1 बाई H2 इज इक्वल टू I1 स्क्वायर बाई I2 स्क्वायर इंटू T1 बाई T2। यू हैव टू यूज दिस वैल्यू। ओके, एंड ये वाला फॉर्मूला आप लोग यूज करके इसका आंसर निकालो एंड कमेंट करो कि इसका आंसर कितना आएगा।